आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से मिल रही खबर के साथ। गणपति विसर्जन के लिए रूबी खान रवाना हुई हैं। गणपति विसर्जन के लिए नरोरा घाट रूबी खान जा रही हैं। रूबी खान भाजपा नेता हैं। ये वही भाजपा नेता हैं जिन्होंने अपने घर पर गणपति को रखा था, उनकी प्रतिमा को गणेश चतुर्थी वाले दिन रखा था और उसके बाद मौलानाओं की ओर से एक फतवा जारी किया गया था। रूबी खान ने घर पर गणपति स्थापित किए, मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध किया गया। भाजपा नेता है रूबी खान। रूबी खान ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है, जिसके बाद खूब बयानबाजी भी हुई। हालांकि रूबी खान का ये कहना था इसी तरीके के लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बड़ी जानकारी यही, गणपति विसर्जन के लिए रूबी खान रवाना हो चुकी है। नरोरा घाट रूबी खान जा रही है। अपने घर पर गणपति की प्रतिमा को उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया था। साथ ही साथ जब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया तो उस पर उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि मैं तो हर साल इसी तरीके से गणपति को अपने घर पर बुलाती हूँ। मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी 31 तारीख को, तभी से ही ये फतवे जारी हो गए मेरे ऊपर मौलानाओं के कि ये हिंदू बन चुकी है, इनने अपने यहाँ मूर्ति रख ली, इसे इस्लाम से खारिज करो और परिवार को जिंदा जला के मारो, इस तरीके की धमकी हैं। और बाहर निकलती हूँ तो उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं कि देखो ये हिंदू जा रही है, हिंदू बन चुकी है। लेकिन मुझे इनके फतवों से और इनसे मौलानाओं से कोई डर नहीं है। मैंने रखी थी जिस तरह से धूमधाम से, उसी तरह आज धूमधाम से विसर्जन के लिए भी लेकर जा रही हूँ। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। प्रदीप, रूबी खान का ये कहना है जितने धूमधाम से मैं लेकर आई थी गणपति को बिल्कुल वैसे ही विसर्जन करूंगी, लेकिन इस 7 दिन के पूरे समय में, टाइम पीरियड में काफी बयानबाजी हुई, मौलानाओं की ओर से फतवा जारी किया गया, जिसके बाद रूबी खान ने भी ये कहा कि इसी तरीके के लोग धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए गुंजन, रूबी आसिफ खान 31 तारीख को अपने ही गोद में भगवान गणेश की मूर्ति बाजार से खरीद कर लाकर उन्होंने अपने घर में स्थापित की थी। उसके बाद से लगातार वो मौलानाओं के निशाने पर आ गई थी। देवबंद से फतवा भी जारी हुआ उनके खिलाफ और जो उनका ये भी कहना था कि जब वो बाहर निकलती थी, अपने घर से बाहर निकलती थी, तो उन पर कमेंटबाजी की जाती थी। तो इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर सारे अधिकारियों को उन्होंने सुरक्षा की रिक्वेस्ट की थी। इसके लिए एक पत्र भी लिखा था उन्होंने, जिसके बाद दो पुलिस वाले थाने से 2 पुलिस वाले उनके घर पर डेली बैठते थे। और अब भी जब वो रवाना हुई है गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए नरोरा के लिए, तो 2 पुलिसकर्मी साथ में उनके गए हैं। जी गुंजन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रदीप आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां केजीएमयू के हड़ताल से जुड़ी ये खबर है। केजीएमयू में कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। शासन से बातचीत के बाद देर रात कर्मचारियों ने ये फैसला लिया है। पहले शासन की ओर से जारी पत्र नहीं मान रहे थे कर्मचारी। आज सुबह 11 बजे शासन के साथ कर्मचारियों की एक बार फिर से बातचीत होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केजीएमयू से जुड़ी हुई ये खबर, जहां कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब उस हड़ताल को स्थगित करने की बात सामने आ रही है। शासन से बातचीत के बाद देर रात कर्मचारियों ने ये फैसला लिया है, जबकि पहले कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहले शासन की ओर से जारी पत्र पर जो कर्मचारी थे वो नहीं माने थे, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से 11 बजे शासन के साथ कर्मचारियों की बातचीत होगी। और शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कर्मचारियों की ओर से नाराजगी और हड़ताल की जो बात सामने आई थी वो हमने देखी, लेकिन शासन से बातचीत की भी बात अब सामने आ रही है। 11 बजे भी आज बातचीत होगी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल एक दौर की बातचीत हुई थी कर्मचारियों की। खुद केजीएमयू के जो कुलपति और कुल सचिव हैं वो कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लेकर पहुंचे थे। शासन में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के साथ बैठक हुई, देर रात तक बैठक चली और वहां पर जो लिखित रूप से चीज़ें दी जा रही थी कर्मचारियों को, उसमें कहा गया था उनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन समय सीमा नहीं लिखी थी। इसी वजह से और कुछ और चीज़ें थी जो वो लोग लिखित रूप से चाहते नहीं थी। इस वजह से रात तक कर्मचारी एसोसिएशन ने यह तय किया था कि ओपीडी में हड़ताल आज भी, केजीएमयू में जो कर्मचारियों की हड़ताल है आज भी जारी रहेगी। लेकिन इसके बाद में मरीजों के हित को देखते हुए और विश्वविद्यालय जो केजीएमयू प्रशासन है इनके समझाने के बाद ये फैसला लिया गया देर रात कि हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया जाता है। और अब जो है वो हड़ताल आज 11 बजे एक और देखिए बैठक लगाई गई है प्रमुख सचिव के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों की। उनका कहना है कि वो जाएंगे, अगर लिखित रूप से उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं, लिख के दिया आता है कि कौन सी मांग कब तक पूरी होगी, तो उस केस में वो अपनी हड़ताल स्थगित रखेंगे, नहीं तो फिर से चालू करेंगे। फिलहाल अंदर की तरफ चल रहे हैं। अब से अगर आप 5 मिनट पहले
हम दिखा पाते हैं यहाँ पर, तो दिखाते हैं कि किस तरह से हज़ारों की संख्या में केजीएमयू के ओपीडी के लिए मरीज़ पहुँचे हैं। और यहाँ पर क्योंकि कल पूरा दिन ओपीडी बंद रही है, एक दिन में 4000 से ऊपर मरीज़ यहाँ के ओपीडी में आता है, तो वो इंतज़ार कर रहा था। गंभीर रोगी कई होते हैं जो आते हैं डॉक्टर को दिखाने, तो अब जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वो एकदम से अंदर आ गए। धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ पर गेट्स खोले कि पहले महिलाओं को भेजेंगे फिर बाकी मरीजों को, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मरीज़ थे कि संभालना मुश्किल हो गया और वो मरीज़ जो परेशान थे बैरिकेटिंग हटाकर सब अंदर आ गए। कर्मचारी सिक्योरिटी नहीं रोक पाई। अब अंदर ओपीडी की तरफ हम चल रहे हैं सीधे, वहाँ की तस्वीरें दिखाते कि ओपीडी तो शुरू हो गई है, लेकिन आज जो दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा वो, और दूसरी चीज़ उसके बाद कि अब जब शासन से बातचीत होगी तो क्या फैसला निकलता है, क्या कर्मचारियों को लिखित रूप से वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र आरआरएफ को भी यहाँ पर तैयार रखा गया है। अगर बात करें, देखिए आरआरएफ की टुकड़ी यहाँ पर, और ये देखिए ओपीडी के अंदर का हाल, केजीएमयू की ओपीडी है और मुश्किल से आपको बताएं 3 से 4 मिनट का वक्त बीता होगा। और ये कतार आप देख लें, जिस बैरिकेटिंग पे हमने पहली तस्वीर दिखाई थी, वहाँ के बाद जैसे ही बैरिकेटिंग से लोग अंदर आना शुरू हुए तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं ओपीडी का। और अब यहाँ पर मरीजों के पर्चे बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये राहत लगातार जारी रहेगी या फिर आगे कोई मुश्किल होगी, ये तय होगा आज 11 बजे की बैठक के बाद। मरीजों से भी देखिए हम बातचीत करेंगे, क्योंकि परेशान घूम रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि उनको यहाँ पर इलाज मिले। अन्य शहरों से तो मरीज़ आते ही हैं, दूसरे राज्यों तक के मरीज़ यहाँ पर इलाज के लिए देखिए पहुँचते हैं। तो मरीजों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पर्चा बनवाने आए, क्या नाम है भैया? प्रवीण दुबे। कहाँ से आए आप? सर मैं गोरखपुर से, कुशीनगर जिले से आया हूँ। ये कल पूरा दिन ओपीडी बंद रही, आज पर्चा लगने की अभी लाइन शुरू हुई, कितनी दिक्कत आप लोग को देख? सर बहुत दिक्कत है, मतलब हम लोग 3 दिन हो गए यहाँ से पे आके, और खाने का दिक्कत, सोने का दिक्कत, हर चीज़ का प्रॉब्लम। और दिक्कतें हैं जो मरीजों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कल पूरे दिन ओपीडी बंद रही है। नजर आप बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हॉस्टल में फंदे से लटका मिला है आईआईटी छात्र का शव। वाराणसी का रहने वाला प्रशांत सिंह नाम का छात्र बताया जा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी कर रहा था। पुलिस ने शव को बहरहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात करीब 10 बजे हॉस्टल में रहने वाले साथी छात्रों ने प्रशांत का कमरा खटखटाने पर नहीं खोला, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी प्रशासन को जानकारी दी है। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतीश, क्यों आत्महत्या की गई, इसके बारे में कोई जानकारी, कोई प्रेशर था या कोई और बात थी, कोई अपडेट इसको लेकर? देखिए, फिलहाल वजह क्या है ये निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन बनारस का रहने वाला प्रशांत सिंह पीएचडी कर रहा था आईआईटी कानपुर से, और देर रात जब हॉस्टल में छात्र के सहयोगी छात्र उससे मिलने गए थे तो दरवाजा बंद था, और उसके बाद काफी देर बाद प्रशांत को बुलाने के बावजूद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो आईआईटी प्रबंधन को ये जानकारी दी गई, और उसके बाद उसके सुसाइड की बात निकल करके सामने आई है। फिलहाल स्पष्ट जांच की जा रही है कि कारण क्या रहे हैं, लेकिन सुसाइड करने के कारण क्या रहे अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जी चलिए ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां युवती को जबरन पकड़कर वीडियो बनाते युवक पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार के रेस्टोरेंट का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी जान पहचान है। युवक ने युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। युवती ने थाना विजयनगर में तहरीर भी दी है। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शक्ति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। शक्ति, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ये शख्स बर्ताव कर रहा है। इस महिला के साथ पुरानी जान पहचान जरूर थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में क्या पता चला? देखिए, पुलिस की पूछताछ में ये पता चला कि ये जो आरोपी है इसका मेरा भाई है, और जो युवती है युवती से जबरन निकाह करना चाहता था, और युवती ने जो तहरीर दी है उसमें ये लिखा है कि इसने जबरन कहते मेरे साथ बलात्कार भी किया, हथियार के बल पर किया। ये जब इसके पिता का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद ये बदमाश किस्म का है, इसके घर आया, जब इसके घर में कोई नहीं था तो जबरन इसके साथ रिश्ते बनाए। उसके बाद इसका एक वीडियो भी बनाया अश्लील, और जिसके बाद धमकी दी कि अगर तूने कुछ भी किया तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। उसके बाद अब ये इससे लड़की से निकाह करना चाहता था, जिसके बाद अब युवती
ने युवती ने जब मना किया तो ये इसके घर पहुंचा और पहुंचने के बाद इसे तमंचे के बल पर इसे रेस्टोरेंट में ले गया और वहां भी जाकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से इसके साथ बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है और जिसके बाद दबंगई दिखा रहा है। जो इसने ये वीडियो वायरल किया, इसके बाद युवती ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी, जिसके बाद आरोपी जो युवक है इसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी से जेल भेजा जा रहा है। जी चलिए ठीक है शक्ति, शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां गोरखपुर ओवरब्रिज के फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को रौंदकर अनियंत्रित कार पलटी है, जिसमें कि 2 की मौत की खबर है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गोरखपुर में ओवरब्रिज के फुटपाथ पर सो रहे 3 युवक जिनके ऊपर कार रौंदती हुई चली गई, कार पलट गई। देर रात 1:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। एक की मौके पर ही जान चली गई, वहीं एक शख्स ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे का इलाज जारी है। नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नीरज, जो कार चालक था उसके बारे में क्या कोई जानकारी लग पाई है? क्या अभी तक पुलिस के हाथ वो लगा है? जी बिल्कुल, 1:30 बजे रात की घटना है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र का गोरखनाथ ओवरब्रिज है, जहां पर ये हादसा हुआ है और कार ने मजदूरों को रौंदा, उसके बाद कार पलट गई है। और बताया जा रहा है कि इसमें जो कार में 4 लोग सवार थे, पुलिस ने उनको हिरासत में भी ले लिया पूछताछ के लिए। और ये जानकारी जुटाने में जुटी हुई है कि ये लोग कहीं नशे में तो नहीं थे और इसके साथ ही क्या वजह थी, कार किस वजह से पलटी है और इसके बारे में पूछताछ उनसे की जा रही है। कार सवार लोगों को भी चोट आई है और चालक को भी इस घटना में चोट आई है और यही वजह है कि उसको भी प्राथमिक उपचार दिया गया है। और लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर घटना की क्या वजह थी। और बता दें कि 2 मजदूरों की मौत हुई है, एक की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी और दूसरा जो था उसने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया और तीसरे मजदूर का भी इलाज किया जा रहा है गुंजन। चलिए ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की जांच पूरी हो गई है। मंडलायुक्त रोशन जैकब की रिपोर्ट के बाद अब पुलिस कमिश्नर SB शिरोडकर की रिपोर्ट का इंतजार है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने घटना की अपनी रिपोर्ट में लेवाना होटल की इमारत को अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जबकि घटना के दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर SB शिरोडकर ने होटल में आग लगने की वजह, सुरक्षा और अग्निशमन इंतजामों पर जांच को अंतिम रूप दिया। अब पुलिस कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे, जिसके आधार पर लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। वहीं इस मामले में लेवाना होटल अग्निकांड में अब शासन ने LDA VC से भी जवाब तलब किया है। तो लेवाना होटल में आग लगी, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई और उसके बाद से जांच पड़ताल लगातार जारी है। अब जल्द ही लेवाना होटल पर बुलडोजर चलेगा। अब लेवाना होटल के आखिरी काउंटडाउन को जरा समझते हैं। लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की जो जांच है वो जांच पूरी हो चुकी है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कमिश्नर SB शिरोडकर अपनी रिपोर्ट अब शासन को सौंपेंगे। रिपोर्ट के बाद लेवाना का फाइनल फैसला लिया जाएगा। शासन ने LDA VC से भी जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। बिना नक्शे के ये होटल बना था। अब सवाल बड़ा ये है कि कैसे बिना नक्शे के होटल तैयार हो गया। सोमवार को लेवाना होटल में आग लग गई थी और आग लगने की वजह से 4 लोगों की जान भी चली गई थी। तो अब फाइनल फैसला आना लेवाना होटल को लेकर आना है, जिसका अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट अब शासन को सौंपी जाएगी। वहीं लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड से जुड़ी ही एक खबर है, जहां लेवाना होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। ये भी नई जानकारी सामने आई है। सराय एक्ट के तहत नहीं कराया गया था रजिस्ट्रेशन। 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के ही ये होटल चल रहा था। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होती है 11 अलग अलग NOC। जिलाधिकारी ने शासन को अब रिपोर्ट भेज दी है। 2 DM 5 LDA VC जांच के दायरे में है। अब जांच उन पर की जाएगी। इसके साथ साथ फाइनल फैसला लेवाना होटल पर भी लिया जाएगा। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, सराय एक्ट के तहत ना रजिस्ट्रेशन, NOC गलत, भ्रष्टाचार की ये पूरी इमारत खड़ी थी और अगर ये हादसा ना होता तो इसके बारे में कभी पता भी ना चलता। अब जब जांच की जा रही है तो हर दिन नए खुलासे।
बिल्कुल गुंजन, ये होटल अधिकारियों के और जो बिल्डर हैं उनके एक रैकेट का उदाहरण है। 4 मंजिला होटल ये खड़ा हुआ है, भ्रष्ट तंत्र का उदाहरण है। और देख लीजिए आप, सामने दिख रहा है कुछ दिनों बाद ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन इसके पहले इसके पीछे की कहानी जो है उसमें बहुत बड़े बड़े अफसर फंसते नजर आ रहे हैं। 2017 में शुरू हुआ था और उसके पहले जब बनना शुरू हुआ था ये, यानी जब स्टार्टिंग हुई थी इसके निर्माण कार्य, जब पहले पत्थर रखा गया था, नींव रखी गई थी, तब से लेकर जो अधिकारी रहे हैं वो सब जांच की जद में हैं। इसमें 2 डीएम भी बताए जा रहे हैं। लखनऊ में जो 2 डीएम के पद पर तैनात रहे, 2 आईएएस अफसर, इसके अलावा जो वीसी रहे एलडीए के, वो 5 अफसर भी रडार पर आ रहे हैं। यानी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अफसरों की सूची भी बढ़ती जा रही है। और कल देखिए प्रमुख सचिव जो शासन के हैं उन्होंने साफ कह दिया कि एलडीए ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई सिर्फ 22 इंजीनियरों के खिलाफ की, जो अभियंता हैं छोटे स्तर के हैं उनके खिलाफ। क्या इसमें बड़े अफसर दोषी नहीं थे? क्या ये जो 4 मंजिल का होटल बन के खड़ा हो गया, आग लग गई, 4 लोगों की मौत हो गई, क्या इसमें किसी अधिकारी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होती है? उन्होंने सवाल उठाया और ये बड़ा मौजूद सवाल है। इसके जवाब में जो अधिकारी अब और अधिकारी हैं अन्य विभागों के, यानी जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जो मंडल कमिश्नर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने जो रिपोर्ट, अपनी जांच रिपोर्ट बनाई है, उसमें ये बातें शामिल की हैं। मंडल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह दिया था कि होटल की जो नक्शा है वो पास नहीं था। दूसरा, सराय एक्ट में भी होटल रजिस्टर नहीं कराया गया था। यानी अगर ये होटल बनता है, कोई भी होटल चलता है, तो सराय एक्ट में पंजीकरण कराना उसका सबसे पहला कदम होता है और उसके लिए 11 अलग अलग विभागों की एनओसी चाहिए होती है। एलडीए से एनओसी चाहिए होती है, बिजली विभाग से एनओसी चाहिए होती है, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए होती है, पर्यटन विभाग से एनओसी चाहिए होती है। यानी 11 एनओसी चाहिए होती है, तब जाके सराय एक्ट में होटल का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन एनओसी नहीं थी, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया। अब ये 5 साल से अवैध रूप से चल रहा था। ये तो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो पहले ही तय हो चुके हैं कि 5 साल से ये चीजें नहीं ली गई थी, इस पे एनओसी नहीं ली गई थी, अनुमति नहीं ली गई थी। अब सराय एक्ट वाला भी आ गया। यानी जो सबसे बेसिक है इस होटल के संचालन के लिए हो रहे हैं। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी जो लोग शामिल थे उन पर और इस होटल पर भी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।